हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नारवाल एटीएस स्कूल द्वारा संचालित बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर लैंगिक जनन पूर्व में हमने पढ़ा है अलैंगिक जनन। तो निश्चित रूप से वे घटनाएं जो अलैंगिक जनन में होती थी उनके विपरीत घटनाएं पाई जाती हैं लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता था, यहाँ पर दो जनक भाग लेते हैं, जिनमें युग्मक बनते हैं अलग अलग, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, और उन युग्मकों का संलयन होता है। संलयन के पश्चात नई संतति का विकास होता है। ये जनन कहलाता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें दो जनकों द्वारा मिलकर युग्मक संलयन क्रिया द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी दो प्रकार का जन्म देखा आपने, तो उनमें से लैंगिक जनन किसको कहेंगे? शर्त है कि इसमें जनक दो होने चाहिए या दो विपरीत आनुवंशिक संगठन वाली इकाई, नर और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर नई संतति उत्पन्न करती हैं, तो उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात ऐसा जनन जिसमें दो जनकों द्वारा परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर युग्मक संलयन की क्रिया के द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जो ये लैंगिक जनन है, इसको हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको हम सहजनन भी कह सकते हैं, इसको हम उभय मिश्रण भी कह सकते हैं, इसको हम एम्फीगोनी के नाम से भी जान सकते हैं। लैंगिक जनन को सहजनन, उभय मिश्रण तथा एम्फीगोनी आदि नामों से भी जाना जाता है। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि अलैंगिक जनन की तुलना में ये लैंगिक जनन जो है वह अत्यंत धीमी, लंबी तथा जटिल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन अत्यंत धीमी, लंबी या विस्तृत तथा एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं
होती हैं। अब हम देखने वाले हैं जो लैंगिक जनन है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, लैंगिक जनन में हम जानते हैं 2 जनक भाग लेते हैं, जिनको हम नरजनक व मादा जनक कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है। अधिकांश प्राणियों में तथा पादपों में लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है। कुछ उभयलिंगी जंतु हैं और कुछ पादप हैं जिनमें एक ही जनक के अंदर भिन्न भिन्न जननांग होते हैं और उनके अंदर भी लैंगिक जनन पाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर जंतु एवं पादपों में जो उच्च श्रेणी के होते हैं उनमें नर व मादा 2 जनक होते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन किस तरह का होता है? लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है, क्योंकि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं और उन जनकों को नर व मादा जनक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है लैंगिक अंग। लैंगिक प्रजनन में जो जो अंग भाग लेते हैं, लैंगिक जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न करने में प्राणियों के जिन अंगों का उपयोग होता है उन्हें लैंगिक अंग कहा जाता है। नर में होते हैं उन्हें नरजननांग कहा जाता है, मादा में होते हैं उन्हें मादा जननांग कहा जाता है। यदि ये दोनों प्रकार के जननांग एक ही प्राणी में हो तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहा जाता है। इसके विपरीत नर और मादा जननांग 2 अलग अलग प्राणी में हो, एक प्राणी में या तो नर के ही, एक प्राणी में केवल मादा के ही, यानी नर व मादा जननांग भिन्न भिन्न प्राणियों में पाए जाते हैं, अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, तो ऐसे जीवों को एक लिंगी जंतु कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा है कि लैंगिक प्रजनन में जिन अंगों का उपयोग होता है वे लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें नर व मादा जननांगों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है बात अर्शसूत्री विभाजन। आप जानते हैं कि जिन जंतुओं में लैंगिक जनन होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित बनी रहती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक कोशिका में, कायिक कोशिका में 46 और युग्मकों के अंदर 23 होती है। तो ये निश्चित क्यों है? इसके लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी यह गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखता है। प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही निश्चित बनी रहती है। उसके बाद आता है युग्मक। लैंगिक जनन जो होता है इसमें 2 विपरीत अगुणित कोशिकाएं एक दूसरे से संलयित होती हैं। संलयन होने वाली इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। हम बात करें कि युग्मक किसे कहते हैं तो हम कहेंगे लैंगिक जनन में एक दूसरे से संलयित होने वाली ऐसी विपरीत अगुणित कोशिकाएं
युग्मक कहते हैं। इनको हम नर युग्मक व मादा युग्मकों के नाम से जानते हैं। नर में बनने वाले युग्मक नर युग्मक कहलाते हैं, मादा में बनने वाले युग्मक मादा युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मकों को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मकों को अंडाणु कहते हैं। ये गतिशील होते हैं क्योंकि इनमें पुच्छ पाई जाती है। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं क्योंकि इनमें ये पूंछ पाई जाती है जो इनकी गति में सहायता करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्राणु हैं ये पुच्छ युक्त गतिशील युग्मक होते हैं। जो मानव में चम्मच के समान आकृति के होते हैं। अलग अलग जंतुओं में ये अलग अलग आकार या आकृति के हो सकते हैं। यहाँ मादा युग्मक पुच्छ रहित होते हैं। ये अंडाकार होते हैं। मादा युग्मक पुच्छ रहित गतिशील होते हैं जिन्हें अंडाणु कहा जाता है। नर युग्मक पुच्छ युक्त गतिशील होते हैं जिन्हें शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। मानव में ये शुक्राणु पुच्छ युक्त होते हैं, साथ ही चमचाकार दिखाई देते हैं, जबकि अंडाणु हैं ये पुच्छ रहित होते हैं, गति नहीं कर सकते, गतिशील होते हैं और आकार में देखें तो ये अंडाकार होते हैं। ये शुक्राणु और ये अंडाणु, तो आपको दिखाई दे रहा है ये अंडाकार। इस तरह से हमने देखा है कि लैंगिक जन्म में युग्मक निश्चित रूप से भाग लेते हैं और ये अग्रज कोशिकाओं के रूप में होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ में संलयन होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं निषेचन। आपने यहां पर देखा है दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं। पहला युग्मक नर युग्मक है, दूसरे प्रकार का युग्मक है वो मादा युग्मक है। इस प्रकार नर व मादा युग्मकों के एक दूसरे के साथ संलयित होने की क्रिया जो होती है उसको निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के संलयन होने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। कौन से दो प्रकार के युग्मक? नर युग्मक और मादा युग्मक। इन दोनों प्रकार के युग्मकों के एक दूसरे के साथ संलयन होने की क्रिया को, संलयित होने की क्रिया को, परस्पर एक दूसरे के साथ संगठित होने की क्रिया को, परस्पर एक दूसरे के साथ मिलने की क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को ही निषेचन या युग्मक संलयन कहा जाता है। उसके पश्चात आता है युग्मनज। निषेचन के पश्चात बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज कहते हैं।
निषेचन के पश्चात बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस कोशिका में गुणसूत्रों का केवल एक सेट या एक ही समुच्चय पाया जाता है वो अगुणित कोशिका होती है। अगुणित कोशिका होती है जिसके केंद्रक में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट या एक ही समुच्चय पाया जाता है। और आप जानते हैं कि जो शुक्राणु है इसके केंद्रक में केवल गुणसूत्रों का एक ही सेट या एक ही समुच्चय पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्राणु है वो अगुणित कोशिका है। इसी तरह से जो अंडाणु है उसके केंद्रक में भी गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडाणु भी एक अगुणित कोशिका होती है। इस तरह से जब इन दोनों का शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, ये एक दूसरे से मिलते हैं तो एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसमें एक सेट शुक्राणु का और एक सेट अंडाणु का इस तरह से मिलकर गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाते हैं और ऐसी कोशिका को हम द्विगुणित कोशिका कहते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो ये निषेचन के पश्चात द्विगुणित कोशिका बनी वही युग्मनज के नाम से जानी जाती है। तो लैंगिक जन्म की क्रिया में निषेचन के पश्चात बनने वाली द्विगुणित कोशिका को ही युग्मनज या जाइगोट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें आता है किशोरावस्था। युग्मनज से विकास के परिणाम स्वरूप जो नया जीव उत्पन्न होता है उस नए जीव में, उस जन्म लेने वाले नए जीव में जनन क्षमता या युग्मक निर्माण प्रारंभ में ही नहीं होता है। एक निश्चित समय के पश्चात युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है। इस प्रकार से एक ऐसी अवस्था आती है, प्राणी के जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें प्राणी के अंदर युग्मक निर्माण की क्षमता नहीं होती। युग्मक निर्माण की क्षमता नहीं होती। इस अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात प्राणी के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं और यह युग्मक निर्माण की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर किशोरावस्था किसको कहेंगे? युग्मनज से उत्पन्न होने वाले, युग्मनज से परिवर्तित होने वाले नए जीव में जब तक युग्मक निर्माण की क्षमता विकसित नहीं होती वो अवस्था उसकी किशोरावस्था कहलाती है। इसे प्रजनन काल से ठीक पहले की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद आता है अति धीमी प्रक्रिया। हम जानते हैं कि लैंगिक जन्म से नई संततियां बहुत जल्दी तीव्र गति से उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अलैंगिक जन्म से बहुत तीव्र गति से, लेकिन लैंगिक जन्म से संततियां कम संख्या में प्राप्त होती हैं। नंबर 2, संततियों के उत्पन्न होने में समय अधिक लगता है। तो कहा जा सकता है कि इस जन्म के द्वारा संतति उत्पन्न करने में अधिक समय लगता है, इसलिए यह एक धीमी प्रक्रिया होती है। अवस्थाओं का एकांतरण। आप जानते हैं कि लैंगिक जन्म में युग्मक अगुणित कोशिकाओं के रूप में होते हैं। युग्मनज और जीव का कायिक शरीर ये द्विगुणित अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार अगुणित और द्विगुणित अवस्थाओं का एक के बाद एक एकांतरण पाया जाता है, जिसे अवस्थाओं का एकांतरण कहते हैं। उसके बाद आता है वेरिएशंस, विविधताएं। हम जानते हैं कि लैंगिक जन्म से जो संततियां उत्पन्न होती हैं वे संततियां एक दूसरे से तथा जनकों से कुछ भिन्न होती हैं, अर्थात इसके कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होती हैं, साथ ही जैव विकास का आधार होती हैं। इनके कारण जीव किसी वातावरण में
आसानी से जीवित रह पाता है, यानी जीव के जीवित रहने के अवसर अधिक हो जाते हैं विभिन्नताओं के कारण, और ये लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हमने जंतुओं के बारे में द्विजनकीय होता है, जननांग नर और मादा जननांग होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, युग्मक नर और मादा युग्मकों पर शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, जो विपरीत और अविरुद्ध कोशिकाएं हैं जिनका संलयन होता है। युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज निषेचन के पश्चात बनने वाली युग्मक कोशिका को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज से विकसित होने वाली वो संरचना, युग्मनज से विकसित होने वाला वो प्राणी जिसमें युग्मक निर्माण की क्षमता नहीं होती, उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। लैंगिक जन्म से उत्पन्न होने में, लैंगिक जन्म से संततियों के उत्पन्न होने में समय अधिक लगता है, इसलिए कहा जाता है धीमी प्रक्रिया है। इसमें एकगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं, अर्थात अवस्थाओं में एकांतरण होता है। लैंगिक जन्म से उत्पन्न होने वाली संततियां एक दूसरे से तथा जन्मों से भिन्न होती हैं, जिसके कारण में इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। उम्मीद करता हूं आपको लैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म की विशेषताएं समझाया होगा।